बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान ने न्यूक्लियर सरगर्मियों में तमाम रेड लाइंस पार कर दी। इस्राएली वजीर आजम ने लगाया इल्जाम, कहा न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। ईरान ने नेफ्टली बेनेट के जनरल असेंबली खिताब को रद्द कर दिया, कहा झूठ का पलंदा है। इराक ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमास ने किया खुशी का इजहार। अफगान फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान ने की पेशकश। तालिबान ने हेलमान में दाढ़ी मूंडने और लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स पर पाबंदी लगा दी। नजफ से करबला तक 40 मार्च में 14 मिलियन शरीक, शोहदाए करबला का चहलुम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। बरतानिया में फ्यूल की तलब में 6 गुना इजाफा, स्टेशंस पर लंबी लाइनें, आर्मी टैंकर्स को उतार दिया गया। सिद्धू ने अचानक PCC सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर सिंह ने कहा, पहले ही कह दिया था स्टेबल आदमी नहीं है। कई जगह तूफान गुलाब का असर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर के मजीद दरवाजे खोल दिए गए। कोविड केस 20,000 से घट गए, मार्च के बाद से सबसे कम मामले दर्ज। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तानी फौज अफगान फौज को बनाने में मदद दे सकती है। ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तानी फौज में मदद देने के लिए तैयार, यानी उसे बनाने में मदद के लिए तैयार है। इस सिलसिले में अफगान ओहदेदारों से बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी फौज के एक सीनियर ओहदेदार ने BBC को बताया कि ISI चीफ जनरल फैज हमीद के हालिया काबुल दौरे का एक मकसद इस मसले पर बातचीत भी था। यह पेशकश पाकिस्तान की तरफ से मौजूदा अफगान हुकूमत को तस्लीम किए जाने और अफगान फौज में तमाम हलकों की नुमाइंदगी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी फौज के एक और ओहदेदार ने बताया कि इस सिलसिले में बातचीत तो हुई है, लेकिन फिलहाल कोई बाकायदा रोड मैप नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान को किसी बैरूनी ताकत से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे एक मजबूत पुलिस और बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्स की जरूरत है। अगर उनकी तरबियत की दरख्वास्त की गई तो पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले पर फैसला करेगी। अमेरिका ने अफगानिस्तान की फौज की ट्रेनिंग का एक मंसूबा 2002 में शुरू किया था, जिस पर कई $1 बिलियन खर्च हुए।
तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो किया है, लेकिन अभी उनके सामने हुक्मरानी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने जब से कब्जा किया है, कई आलमी तंजीमों और मुल्कों ने अफगानिस्तान की मदद रोक दी है। अफगानिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा बैरूनी मदद पर तकिया करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान के असासे फ्रीज कर दिए गए हैं। तालिबान पर दबाव है कि वो एक ऐसी हुकूमत बनाएं जिसमें सबकी नुमाइंदगी शामिल हो। इसके अलावा इंसानी हुकूक, खासतौर पर औरतों के हुकूक की हिफाजत के लिए भी उन पर काफी दबाव है। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने और उनकी मदद या ताउन करने का पैमाना ज्यादातर मुल्कों ने यही मुकर्रर किया है। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान पर उनके कब्जे के बाद मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल मजबूत हुई है और मुल्क को लड़ाई के चक्कर से बचा लिया गया है, लेकिन हालिया अरसे में दाइश खुरासान ने कई हमले किए हैं जिनसे तालिबान के दावों पर शुबहात पैदा होते हैं। पिछले चंद हफ्तों में जब से तालिबान ने कब्जा किया है, दाइश खुरासान ने काबुल, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में कई हमले किए हैं। 26 अगस्त को तालिबान के कब्जे के 11 दिन बाद ही दाइश खुरासान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें तकरीबन 200 लोग मारे गए थे। जलालाबाद में भी कई हमले किए गए हैं जिनमें तालिबान के काफिलों को निशाना बनाया गया। दाइश खुरासान ने एक टेलीग्राम मैसेज में कहा था कि जलालाबाद हमले में 25 तालिबान फाइटर्स हलाक हुए। अफगानिस्तान की उबरी हुकूमत के नायब वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबान उन लोगों का पीछा कर रहे हैं जो मुल्क में बदअमनी के बीज बो रहे हैं। माजी में तालिबान ने कई जिलों में दाइश खुरासान को मार भगाया है, लेकिन फिलहाल तालिबान दाइश खुरासान अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नंगरहार, जो दाइश खुरासान का मजबूत गढ़ समझा जाता है, वहां पर कम से कम 80 फाइटर्स को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक आइसिस खुरासान से है। तालिबान ने काबुल में दाइश खुरासान के लीडर ज़ियाउल हक को हलाक करने का भी दावा किया। बाज़ दूसरे दाइश खुरासान लीडर्स को भी मौत के घाट उतारने के दावे किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई तालिबान लीडर्स दाइश खुरासान में शामिल भी हो रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के हेलमान सूबे में हजामों पर दाढ़ी मूंडने पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। बताया गया कि तालिबान ने लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स पर भी पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया गया है जिसे सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर शेयर किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान में बाज़ दहशतगर्द ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों और हमलों में पिछले कुछ दिनों में इजाफा हुआ है। अगस्त में पाकिस्तान में 35 हमले किए गए जिनमें 52 सिविलियंस हलाक हुए। फरवरी 2017 के बाद से किसी एक महीने में ये सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल ने ये फिगर्स जमा किए हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उससे पाकिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप्स के हौसले बढ़े हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेफ्टली बेनेट ने कहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तमाम रेड लाइंस पार कर दी हैं, लेकिन इसराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। यूएन जनरल असम्बली से अपने पहले खिताब में नेफ्टली बेनेट ने दावा किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपनी न्यूक्लियर पैदावार की सलाहियत में एक बड़ी छलांग लगाई है और आला दर्जे का यूरेनियम अफजुदा कर रहा है। नेफ्टली बेनेट ने, जिन्होंने जून में हलफ लिया था, कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक नाजुक मरहले पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को एक हकीकत समझने लगे हैं या इस बारे में सुनते सुनते थक चुके हैं, लेकिन इसराइल को ये ऐश हासिल नहीं है। हम थक नहीं सकते, हम नहीं थकेंगे। इसराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देगा। ईरान ने नेफ्टली बेनेट की यूएन जनरल असम्बली तकरीर पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि वह खुद को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं और इसराइली हुकूमत को मासूम बनाने की फिक्र में है। यूनाइटेड नेशंस में ईरानी मिशन के सेकेंड सेक्रेटरी पैमान कदीर क़ुमी ने असम्बली में कहा कि इसराइल बौखलाहट के आलम में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर पेश कर रहा है। हालांकि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन कर रहा है। ये खित्ते के अमन के लिए हकीकी खतरे से तवज्जो हटाने की एक दोगली कोशिश है। उन्होंने इसराइल पर न्यूक्लियर हथियार रखने और खुफिया न्यूक्लियर सरगर्मियां चलाने का इल्जाम लगाया। ईरानी अहदेदार ने मिडल ईस्ट को न्यूक्लियर हथियारों से पाक जोन बनाने की कोशिशों में रुकावट पैदा करने के लिए इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा उन्होंने फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की ज्यादतियों का भी हवाला दिया। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है और वो 2015 की न्यूक्लियर डील जल्द से जल्द बहाल करना चाहता है।
2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया था। नेफ्टली बेनेट एक कट्टर इसराइली लीडर हैं। ईरानी ओहदेदार ने इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर को झूठ का पलंदा करार दिया। इसराइल और ईरान के दरमियान ये तकरार एक ऐसे वक्त हुई जब वियना बातचीत जल्द शुरू होने की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे माजिद तख्त रावंशी ने ट्विटर पर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइली वज़ीर आज़म ईरानोफोबिया फैला रहे हैं और इसराइल के गुनाह धोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि वो पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करे, क्योंकि खुद उसके पास सैकड़ों न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। उन्होंने लिखा कि नेफ्टली बेनेट अपनी तकरीर में फ़लस्तीन का जिक्र करने में नाकाम रहे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से संजीदा नहीं हैं। अमेरिका में इसराइल के सफ़ीर ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों से बातचीत करना चाहता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसराइल चाहता है कि फ़लस्तीनी बातचीत के लिए कोई शर्तें ना रखें, क्योंकि ये शर्तें बातचीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसराइली सफ़ीर गिलाद एर्दान ने ये बात कही। हमास ने इराक की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात कायम करने से इनकार पर खुशी का इजहार किया है। हमास ने इस फैसले के लिए इराकी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। हमास तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा कि इराक ने साबित कर दिया है कि उसकी हुकूमत, कबीले और मुल्क के तमाम तबकात काबिज सहयूनी दुश्मन के खिलाफ एक हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के फैसले को जुर्म समझते हैं। हमास इराकी हुकूमत और उसकी क़यादत और अवाम के इस जज्बे को कदर की निगाह से देखती है। जुमे को इराक के अरबिल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इराकी हुकूमत से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि इराक मसले फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और किसी भी फोरम में इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात को रद्द करता है। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को बरतानिया में फ्यूल का बहरान तेज हो गया है। फ्यूल स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए फौज के टैंकर्स को तलब कर लिया गया है। मुसलसल चौथे दिन यही सूरत हाल रही। तकरीबन 150 आर्मी टैंकर्स के जरिए फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। लंदन में 90% स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। हजारों टीचर्स, डॉक्टर्स और दूसरे शहरियों को घर से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में फ्यूल की तलब में 6 गुना इजाफा हुआ। इस दौरान ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया। माहौलियात के वजीर ने बताया कि लोग नॉर्मल तरीके से पेट्रोल खरीदें, कोई किल्लत नहीं है। फ्यूल स्टेशन पर लंबी लंबी कतारों के वीडियो सामने आए हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और करबला के दूसरे शहीदों का चहलम अरबईन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर इराक के करबला में दुनिया के अलग अलग मकामात से 14 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान जमा हुए। हज़रत इमाम हुसैन से अकीदत और एहतराम का मुजाहरा करते हुए लाखों शिया मुसलमानों ने 80 किलोमीटर का फासला पैदल चलते हुए रोज़े पर हाज़िरी दी। ये सफ़र नजफ से करबला तक होता है। ओहदेदारों ने बताया कि इस साल पिछले साल से ज़्यादा अकीदतमंदों और ज़ायरीन ने अरबईन के मौके पर करबला में हाज़िरी दी। पिछले 2 साल से अरबईन जुलूस किसी हद तक कोविड-19 की वजह से मुतासर रहा है। इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने ज़ायरीन की खिदमात और सहूलतों का जायज़ा लिया। पिछले कुछ बरसों से अरबईन सफ़र की सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो से हर कोई इराक़ियों की मेहमान नवाजी के जज्बे को सराहता नज़र आ रहा है। सद्दाम हुसैन के दौर में अरबईन पर सख्त पाबंदियां थीं। इस दौरान दुनिया के दूसरे मकामात पर भी अरबईन मनाया गया। हैदराबाद में भी अरबईन का रवायती जुलूस निकाला गया। बात करते हैं इंडिया की सियासत की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को एक खत लिखते हुए सिद्धू ने कहा कि वो पार्टी की खिदमत करते रहेंगे। सिद्धू ने जुलाई में ही पीसीसी सदर की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने अपने खत में कहा कि वो कभी भी पंजाब के मुस्तकबिल और पंजाब की भलाई के एजेंडे पर समझौता नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। समझा जा रहा है कि सिद्धू इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात भी नहीं की। उनके इस्तीफे पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। सिद्धू ने अपने खत में इस्तीफे की वजह नहीं बताई। अमरिंदर सिंह के साथ कई महीनों की कशमकश के बाद सिद्धू को पीसीसी सदर बनाया गया था। सिद्धू ने इशारा दिया है कि वो कैबिनेट से खुश नहीं हैं।
یہ استعفیٰ ایک ایسے وقت دیا گیا جب امرندر سنگھ دہلی کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ وہ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کریں گے، لیکن ان خبروں کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ لیکن بی جے پی کے ایک لیڈر نے بتایا کہ یہ میٹنگ ہوگی۔ ایسے اشارے ملتے رہے ہیں کہ امرندر سنگھ بی جے پی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس دوران امرندر سنگھ کے ایک مددگار نے ان کے دہلی دورے کے بارے میں اندازوں کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ شخصی دورے پر دہلی جا رہے ہیں۔ سدھو کے استعفے کے بعد امرندر سنگھ نے ان کا مذاق اڑایا۔ سابق چیف منسٹر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سدھو کوئی اسٹیبل آدمی نہیں ہے۔ سابق چیف منسٹر نے ٹویٹ کیا کہ سدھو پنجاب جیسی سرحدی ریاست کے لیے مناسب اور اسٹیبل آدمی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے لوک سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے بائی الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ الیکشنز 30 اکتوبر کو ہوں گے۔ یہ حلقے مدھیہ پردیش کا کھنڈوا، ہماچل پردیش کا منڈی اور دادرا نگر حویلی ہے۔ تلنگانہ کے حضور آباد اسمبلی حلقے میں بھی بائی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بھی اسی تاریخ کو ہوگا۔ ٹی آر ایس سے ایٹالہ راجندر کے استعفے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ انڈیا میں 11 مارچ کے بعد پہلی مرتبہ 20,000 سے کم کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 18,795 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ اسی مدت کے دوران 189 جانیں گئیں۔ اس طرح نئے کیسز اور نئی موتوں میں کمی آئی۔ ایل او سی کے قریب اڑی میں ایک پاکستانی ملیٹنٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سرحدی علاقے میں فوج ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں پولیس اور راشٹریہ رائفلز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ایک 18 سالہ پاکستانی ملیٹنٹ کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کی پہچان بابر پاترا کی حیثیت سے کی گئی۔ پچھلے 7 دنوں سے اس علاقے میں 7 ملیٹنٹس کو ہلاک کیا گیا۔ تلنگانہ میں سمندری طوفان گلاب کا اثر ابھی برقرار ہے۔ کئی ضلعوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اسکول کالجز کو چھٹی دے دی گئی تھی کیونکہ منگل کو زبردست بارش کی پیش قیاسی کی گئی تھی۔ اس دوران عثمان ساگر، حمایت ساگر اور حسین ساگر کے مزید دروازے کھول دیے گئے۔ امبر پیٹ پل کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پانی چھوڑنے کی وجہ سے موسیٰ ندی کے قریب کئی علاقوں میں چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ طوفان گلاب کا اثر مہاراشٹر کے اورنگ آباد اور ناسک میں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں تیز بارش ہوئی۔ خبر ہے کہ کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ اڑیسہ اور آندھرا پردیش میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ایران نے نیوکلیئر سرگرمیوں میں تمام ریڈ لائنز پار کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے لگایا الزام، کہا نیوکلیئر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے۔ ایران نے نفتلی بینٹ کے جنرل اسمبلی خطاب کو رد کر دیا، کہا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ عراق نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حماس نے کیا خوشی کا اظہار۔ افغان فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں، پاکستان نے کی پیشکش۔ طالبان نے ہلمان میں داڑھی مونڈنے اور لیٹسٹ ہیئر سٹائلز پر پابندی لگا دی۔ نجف سے کربلا تک 40 مارچ میں 14 ملین شریک، شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔
برطانیہ میں فیول کی طلب میں 6 گنا اضافہ، اسٹیشنز پر لمبی لائنیں، آرمی ٹینکرز کو اتار دیا گیا۔ سدھو نے اچانک پی سی سی صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ امرندر سنگھ نے کہا پہلے ہی کہہ دیا تھا اسٹیبل آدمی نہیں ہے۔ کئی جگہ طوفان گلاب کا اثر، عثمان ساگر، حمایت ساگر، حسین ساگر کے مزید دروازے کھول دیے گئے۔ کووڈ کیس 20,000 سے گھٹ گئے، مارچ کے بعد سے سب سے کم معاملے درج۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔